पिछले लेक्चर में हमने इफेक्ट कंट्रोल विंडो को एक्सप्लोर किया और फर्दर मोशन टैब के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें हमारे पास पोजीशन थी, जिसमें हमारे पास स्केल था, जिसमें हमारे पास रोटेशन थी। हमने इनकी वैल्यूज़ को भी चेंज करके देखा, हमने माउस से भी इनको करके देखा, हमने अपनी न्यूमेरिक वैल्यू डाल के भी देखा। तो हमने इतना ज़रूर सीख लिया कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन की फुटेजेस हो, हमारे एसेट्स की रेजोल्यूशन डिफरेंट हो, तो किस तरीके से हम उन पे काम कर सकते हैं एक फाइनल टाइमलाइन के ऊपर या सीक्वेंस के ऊपर। क्योंकि नॉर्मली आप लोगों के पास जो सीक्वेंस होगा अगर 1080 होगा और उसमें आपके पास डिफरेंट वेरिएशन की, डिफरेंट डायमेंशंस की एसेट्स होंगे, उनको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है और उनको आपने किस तरह से लेकर चलना है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो ये इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, इनकी भी डिफरेंट हमारे पास डायमेंशंस हैं, डिफरेंट फ्रेम साइज़ हैं, और हम अब जाके कुछ वीडियोस को इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट रेजोल्यूशन की, डिफरेंट वीडियो साइज़ की। वीडियो के फोल्डर के अंदर हमारे पास वीडियो एसेट्स मौजूद है और मेरे पास इस वक्त ये दो डिफरेंट रेजोल्यूशन की मेरे पास वीडियोस हैं। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इनको इंपोर्ट करूँगा। अब आप शायद सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता लगा ये डिफरेंट रेजोल्यूशन की है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता था, मैंने इनको वहाँ पर खुद रखा है। अगर आपको चेक करना हो कि इनकी रेजोल्यूशन एक्चुअल क्या है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपके पास इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अभी आपको इस वक्त इस छोटी विंडो के अंदर शायद समझने में मुश्किल हो रही हो, तो हम टिल्डा की से इसको फुल स्क्रीन पे चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर हो रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो है इसका वीडियो साइज़। वीडियो इन्फो के टैब के नीचे आपके पास ये सारे रेजोल्यूशन आ रही है। आप चाहें तो इस टैब को इधर मूव कर लें, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, और इसको हमने यहाँ पे मूव कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस इमेज का रेजोल्यूशन मेरे पास 3840 इंटू 2160 है, यानी कि 4K है। और इस वाली वीडियो का साइज मेरे पास 1920 इंटू 1080 है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इन एसेट्स का यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जो वीडियोस हमने इंपोर्ट की थी, एक वीडियो उसमें से हमारे पास ये वाली है, और आप देख सकते हैं इसका साइज 3840 इंटू 2160 है, मतलब कि ये 4K वीडियो है। और आप इसके बाद वाली जो मेरे पास दूसरी वीडियो थी, उसका साइज़ मेरे पास यहाँ पर 1920 इंटू 1080 है, ये इसकी रेजोल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपके पास आपकी टाइमलाइन है, जो सीक्वेंस है, उसकी आपके पास रेजोल्यूशन जो आ रही है वो 1920 इंटू 1080 आ रही है। और ये वही टाइमलाइन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और आपको इसी रेजोल्यूशन में ही आउटपुट चाहिए। लेकिन अब आपके पास डिफरेंट रेजोल्यूशन की फुटेज या इमेजेस मौजूद हैं, उनको किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं। और ऑब्वियसली हम वो इफेक्ट कंट्रोल विंडो से करेंगे। टिल्डा की मैं दोबारा प्रेस करूंगा, ये विंडो वापस छोटी हो गई है। और अगर मुझे इसमें से कोई सिलेक्टिव पीस चाहिए, मैंने डबल क्लिक किया, प्ले किया, और इस लेडी बग की ये बड़ी खूबसूरत सी फुटेज है, और मैंने यहाँ पर इसको आउट पॉइंट लगा लिया। इस एरिया में से ड्रैग करूंगा टाइमलाइन पे, ये मेरे पास टाइमलाइन पर आ गई। आप देख सकते हैं कि इस सोर्स विंडो में आपके पास ये फुल वीडियो इस तरह से आ रही है, और वही सेम वीडियो आपके पास आपके प्रोग्राम मॉनिटर में इस तरह से आ रही है। कुछ क्रॉप सा है, इसमें डिटेल्स कट गई हैं साइड से, क्योंकि ये आपके पास 4K है जिसका साइज बड़ा है, और आपकी टाइमलाइन जो है वो 1920 इंटू 1080 मतलब कि HD है। दूसरी फाइल मेरे पास HD में ही थी ऑलरेडी, इसको मैंने प्ले किया, इन पॉइंट लगाया, और जहाँ तक मुझे ये फाइल चाहिए मैंने आउट पॉइंट लगाया, और इसको भी टाइमलाइन पर ड्रैग करके मैं ले गया। अब आप इन दो फुटेज को देख सकते हैं। मैं इनको अगर प्ले करूं, तो जो फुटेज ऑलरेडी 1080 थी, 1920 इंटू 1080 थी, वो टाइमलाइन पे पूरी आई है, और ये वाली आपके पास पूरी नहीं आई। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आपके पास जिस तरह स्केल इसका 100 ही है,
अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको स्केल डाउन करना है, क्योंकि 4K 1080 से बड़ा है, तो हमें इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यूज़ को मैं कम करना शुरू करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसके राइट लेफ्ट अभी ये इतनी छोटी हो रही है कि ब्लैक नज़र आ रहा है, तो आपने ओबियसली इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है उस हिसाब से कि वो ब्लैक नज़र ना आए। तो एक्चुअली ये बिल्कुल आपके पास इस वक्त 50 वैल्यू के साथ ये आपके पास फुल एडजस्ट इसके अंदर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्केल जो है 50 पर है, और इनिशियली ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे था। अगर मैं इसको यहाँ से रीसेट करूँ, 100 पे करूँ, तो आपके पास ये इमेज इस वक्त इस तरह से आ रही है। मैं इसको दोबारा 50 कर रहा हूँ, तो अभी ये इसके अंदर पूरा एडजस्ट हो गया है। और इसी तरह अगर मैं अपनी इमेजेस को भी देखूं, अब आप देखें मेरा यहाँ पर कर्सर CTI यहाँ पर आया, और इस जगह पर आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या है, ये इस वक्त ब्लर है बिल्कुल। मैं इसको अगर यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और इसकी वैल्यू कम करना शुरू करूँ, तो आप देख सकते हैं वो इमेज जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई है। और इस इमेज का साइज़ इतना ज़्यादा था कि मुझे इसको 25 वैल्यू पे लेकर आना पड़ा, जिसमें ये पूरी विजिबल हो गई। जो 4K था उसको हमने 50 वैल्यू पे सेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और उसके अलावा जो ये इमेज थी आपको 25 पे लेके जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको हमेशा से ही कोई मतलब रटना नहीं है कि आपने अच्छा जी इमेज बड़ी आ रही है या एसिड आपने जो किया था बड़ा आ रहा है तो आप 50% पे ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उसको साथ साथ देखेंगे, क्योंकि कुछ आपके पास 4K हो सकता है, कुछ उससे भी बड़ा हो सकता है, या उसके इन बिटवीन हो सकता है। और ख़ासतौर पे जो इमेजेस होती हैं उनकी बहुत डिफरेंट सेटिंग्स, बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। तो आपने हर एसेट को इसी तरह सिलेक्ट करके मैनुअली एडजस्ट करना है, जहाँ पर जाके वो वैल्यू बेस्ट पॉसिबल सिलेक्ट होगी, आप उसको वहाँ पर जाके लॉक कर सकते हैं। जिस तरह के अभी आपके पास 25 करने से ऊपर और नीचे ब्लैक भी आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा राइट और लेफ्ट इसकी डिटेल जूम और कर लें, तो आप इसको 25 से ज़्यादा आप 30 में भी ब्लैक आ रहा है, आप इसको 35 पे हम ले गए। लेकिन अभी आपके पास ये जो एक इमेज में एक बटरफ्लाई है, ये कट रही है। हम इसको अगर अब हम पोजीशन से यूज़ कर रहे हैं इसको, और हमने इसको पोजीशन के थ्रू थोड़ा सा लेफ्ट पे प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो इमेज आपके पास बिल्कुल ही सिर्फ ये ब्लर एरिया नज़र आ रहा था, इस वक्त वो यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। और अगर मैं इसको रीसेट करूं, आप देख रहे हैं वो ब्लर हो गया है। मैं इसको अंडू कर रहा हूं ताकि एक्चुअल वैल्यूज़ पर आ जाएं। दूसरा, इसमें आपको एक और बात भी मैं ऐड कर दूं कि बिल्कुल यहाँ पर जो मोशन का आपके पास टैब है पूरा, उसमें आपके पास यहाँ पर एक FX करके भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को जब सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा इस पर, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी हमने चेंजेस की थी, वो सारी हाइड हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंक सा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको दिखा रहा है कि जो इफेक्ट से पहले, जो चेंजेस से पहले, जो प्रॉपर्टीज़ में आपने जो अमेंडमेंट्स की थी उससे पहले वो क्या था। और अगर आप इसको यहाँ से ऑन कर लें, अब वो आपको वो चीज़ दिखा रहा है जो सारी चेंजेस आप कर चुके हैं, और आपको फाइनल इस तरह से नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप क्विकली चाहें तो सारी इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही जो एक्चुअल साइज़ में एडजस्ट होता हो। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा फर्दर जूम इन करने से एक क्लोजअप शॉट बन सकता है, या मे बी कोई बिग क्लोजअप बन सकता है, तो आप इसको चाहें तो एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट इमेज मेरे पास ये भी आप देख रहे हैं कि कट रही है इमेज, ये 100% ऐसी नहीं होगी। आप इसको अगर जूम आउट, आप इसको स्केल डाउन करें, तो आप देख रहे हैं कि अभी इमेज अपेयर हो गई है। आप इसकी पोजीशन भी कर सकते हैं, और मे बी अगर आप चाहें तो इसमें रोटेशन को भी थोड़ा सा यूज़ करके कर सकते हैं। वैसे तो उसकी ओरिएंटेशन ही ऐसी थी कि वो थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन आप इसको अगर सीधा करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेशन से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ऑलमोस्ट वो एक ओरिएंटेशन वाइज सीधी है। राइट क्लिक, और यहाँ से रिपल डिलीट। अब आपके पास टाइमलाइन पर जितना भी सीक्वेंस है वो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये सारी आपकी एसेट्स जो हैं इस वक्त आपने सिर्फ इस इमेज को छोड़ के, सिर्फ इस एसेट को छोड़ के, आपने सब में इफेक्ट कंट्रोल का सहारा लेते हुए पोजीशन, स्केल और रोटेशन को यूज़ किया। टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये FX छोटा सा लिखा हुआ है। इसको मैं चाहूँ तो जूम कर लूँ थोड़ा सा इस तरह,
और जिस क्लिप के ऊपर आपने चेंजेस किए हैं अपने मोशन टैब में से, तो आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त येलो हो चुका है, और जिस पे आपने नहीं किए थे वो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे होता है, और वो ग्रे ही है अभी तक। तो सब इमेजेस पे आपने चेंज कर लिया, सब वीडियो पे भी आपने चेंज कर लिया, आपके ये बिल्कुल सेटिंग इस वक्त जो है ओके है। अगर आप चाहें तो जो ऑलरेडी फिट इन है थोड़ा सा इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको करना मजबूरी भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसा शॉट लिया और मे बी आपने ऊपर एक बूम माइक यूज़ किया हुआ था जो कि टॉप पे था, और शायद वो थोड़ा सा फ्रेम में नज़र आ गया जो कि आप चाहते हैं कि वो ना आए फ्रेम में, तो आपने उसको एक कुछ परसेंटेज तक उसको ज़रा स्केल अप कर लिया, और या फिर उसको पोजीशनिंग से आपने उसको थोड़ा सा अलाइन कर लिया, ऊपर या नीचे की तरफ आपने उसको सेट कर लिया। किसी और बहुत नॉर्मल केस है कि आपको कोई शॉट आपने लिया हो, शूट किया हो, आपने फिल्म किया हो और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, तो उस टेढ़े शॉट को भी आप उसका होराइजन उसको सीधा करने के लिए आप उसको थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं। अक्सर हमें टाइम लैप्स वगैरह में कोई इस तरह के शॉट्स में हो जाता है, कोई इसमें मसला नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन का आपको सबसे बड़ा एज भी यही है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने बहुत सारे प्रोडक्शन के कुछ मसले आप इसमें जाके फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस वक्त इफेक्ट कंट्रोल विंडो का मोशन टैब के अंदर तीन बेसिक जो चीज़ें थी, पोजीशन, स्केल और रोटेशन, आपने देख ली। इसके बाद हमारे पास एंकर पॉइंट भी है जो कि बेसिकली इसके अंदर तो आपके पास पोजीशन का ही रोल अदा करता है, और उसके बाद जो हमारे पास एंटी फ्लिकर है वो बेसिकली कुछ इमेजेस की फील्ड्स के लिए यूज़ होता है, और अभी हम इसको फर्दर आगे कोई लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। एंकर पॉइंट भी एनिमेशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, तो यहाँ पर इसका पर्पस जो है बेसिकली वो इस वक्त पोजीशन को ही चेंज करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त टाइमलाइन पे मेरे पास जितने भी एसेट्स थे मैंने इनमें से तकरीबन सबको ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, इनकी इफेक्ट कंट्रोल मेन टैब के अंदर जाके इसकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन सबको चेंज किया। हम इस पे एक नज़र डालते भी हैं कि किस किस तरह से क्या इम्पेक्ट हुआ। मुझे आइडिया है कि आपको बिल्कुल इनका इनिशियल जो इमेज था वो भी आपको पता होगा टाइमलाइन पे, अगर आप देख सकते हैं कि पहले क्या था और अब कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो इसका आपको एक चीज़ ये भी आइडिया हो चुका होगा कि इसके और पर्पस भी हैं, मतलब मोशन सिर्फ छेड़ना इसलिए नहीं कि अगर वो शॉट आपका एसेट डायमेंशन में बड़ा है या छोटा है इसलिए है, नहीं तो आप इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें आप अगर कोई कोई मसला है, कहीं आपको ज़रूरत है करने की, और कहीं पर कोई चीज़ ऐसी है जो आप हाइड करना चाहते हैं, कुछ फ्रेम में ऐसा आ गया है, वो आप कर सकते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं अगेन रिपीट कर दूं कि आप किसी एक हद तक कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकते कि आपके पास एक लॉन्ग शॉट है और आपने उसको स्केल अप करके आपने उसको क्लोजअप बना दिया। वो शायद फिजिकली उस वक्त तो वहाँ पे बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसको नोट करेंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, जो कि उसकी क्वालिटी डाउन हो चुकी होगी। तो आप इसको सिर्फ लिमिट लिमिट में रहते हुए बेसिकली यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आप उसको यूज़ करेंगे। हम इसको क्विकली प्ले करके देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया। ये बटरफ्लाई वाली इमेज थी, इसको हमने एडजस्ट किया। पैरेट था हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा जूम इन हुआ था, इसको एडजस्ट किया हमने। ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं कि इनको हमने रोटेट भी किया, एडजस्ट भी किया। ये शॉट हमारे पास 4K में था, इसको हमने 1080 टाइमलाइन में एडजस्ट किया। और ये ऑलरेडी 1080 HD शॉट था, जिसको हमने सिर्फ जूम इन करके थोड़ा सा स्केल अप करके देखा कि हम किसी हद तक इसको कर सकते हैं कि नहीं। आगे आने वाले लेक्चर में इसी विंडो को ही हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसको सिर्फ एक बेसिक देखा है, आगे जाके आपको इसकी फर्दर जो इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।